सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में बढ़िया उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां पे शुरुआती कारोबार में मार्केट स्मॉल एस फ्लैट था, लेकिन लोअर लेवल से जो एक स्ट्रांग मूव आया और वो मूव दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी को लेकर गया और शानदार तेजी के साथ 450 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली। निफ्टी में भी करीब करीब 120-130 अंकों का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा और जो तेजी थी इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली आज रिलायंस का देखने को मिला। 140 अंकों का सिर्फ कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से ही आ रहा था निफ्टी की जोरदार तेजी में, इसीलिए आज एनर्जी इंडेक्स में जोरदार तेजी थी, टेलीकॉम में जोरदार तेजी थी, ऑयल एंड गैस स्पेस में तेजी थी। ये तीनों का जो हिस्सा था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज था। तो एक शानदार तेजी रिलायंस में आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स हैवी वेट है तो उसके दम पर बाजार में एक जोरदार उछाल आया। साथ ही साथ आईटीसी ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी सेकंड हाफ में कुछ खरीदारी आई। न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट देखने को मिला, जहां पर कंपनी एक नेसल स्प्रे लॉन्च कर सकती है, ऐसी खबरें, और उन खबरों का इंपैक्ट आईटीसी में भी देखने को मिला। कुछ हद तक सपोर्ट बाजार को वहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। जो आज एक्सपायरी का दिन था तो करीब करीब 121 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली। मिड कैप करीब 183-185 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के 50 में से 23 शेयर आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और जो बचे हुए इनफैक्ट जो 23 शेयर तेजी में थे उसमें 3 से 4 तो हैवी वेट थे जो कि निफ्टी को एक तरफा 4 प्रोवाइड करा रहे थे। निफ्टी बैंक के भी 12 में से 7 शेयरों में थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला, लेकिन जो तेजी में तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक जैसा नाम थे जो कि रिसेंटली जानकारों के हिसाब से थोड़े मजबूत चार्ट पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप आज अच्छी तेजी थी एनर्जी स्पेस में, रियल्टी स्पेस में, फार्मा स्पेस में। फार्मा में स्पेशली मिड कैप स्पेस जो है वो आज जोरदार तेजी में था। सेकंड हाफ में डिशमैन जैसे शेयरों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, दिन के ऊपरी स्तरों पर ये बंद हुए। इसके अलावा आज लॉरस लैब जोरदार तेजी में था, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में नाम शुमार था। टोरेंट फार्मा में आज जोरदार तेजी थी, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा मूव उधर भी देखने को मिला। इसके अलावा आज टेलीकॉम में, आइडिया में जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी। टाटा कम्युनिकेशन में ब्लॉक डील का एक इम्पैक्ट था, जिसके बाद कुछ अनुमान था कि फंड सेलिंग खत्म हुई और शायद उसके बाद अब ये शेयर चलता हुआ दिखाई पड़े और देखने को भी मिला दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर वो आज क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज, बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज जिनके बीच बाजारों में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा और ये अनुमानित भी था, क्योंकि अगर आप निफ्टी के जोन्स देखेंगे तो 17,400 के लेवल्स थे जहाँ पे मेजर पुट राइटर्स थे। 17,500 दूसरा लेवल था जहाँ पुट राइटिंग हो रही थी। 17,530 के आसपास ये माना जा रहा था कि अगर वो जोन ऐसा होगा जहाँ से शॉर्ट हो सकता है, और वही हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निफ्टी ने 17,530 के आसपास के लेवल्स छुए, वहाँ से एक बिकवाली आई 40-50 पॉइंटों की। उसके बाद दोबारा निफ्टी ने तेज़ी पकड़ी और वो लेवल तोड़कर उसके ऊपर जाकर अच्छा मूव देता हुआ दिखाई पड़ा। तो 17,500 एक जोन है जिसको जानकार मान रहे हैं कि यहाँ पर शायद नियर टर्म आप एक सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि एक्सपायरी का दिन था इसलिए उतार चढ़ाव काफ़ी रहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, सर मोर एयरपोर्ट्स आर कमिंग, विच स्टॉक्स टू Which stock other than airline should we buy? सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2-3 डायरेक्ट प्ले और 2-3 इनडायरेक्ट प्ले हैं। पहले तो अगर आप एयरपोर्ट से, तो ऑब्वियसली बात है एयरलाइंस तो रहेंगी ही जिन पे इम्पैक्ट आएगा। डेवलपर्स जैसे कि अदानी ग्रुप समूह कर रहा है डेवलप, लेकिन उनकी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। जीएमआर करता है, उनके ऊपर आप नजर सकते हैं, लेकिन जीएमआर का भी अपना कंसर्न है डेट को लेकर, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। फिर कोई भी हाल में इक्विपमेंट कंपनियां तो इस्तेमाल होंगी ही, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज को आप देख सकते हैं जो कि इस काम में अग्रणी हैं, उनके इक्विपमेंट्स हर जगह लगते ही हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में एल&टी ऐसी कंपनी मेगा है, ऐसी कोई बड़े प्रोजेक्ट्स एल&टी बनाएगी ही बनाएगी। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट्स को आप डिराइव करते रहिए और उसके अंदर आप पोजीशन रखिए। अभी ग्रीन एयरपोर्ट है तो कितने सोलर पैनल लगने वाले हैं, कौन लगाने वाला है, ये तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप उसके हिसाब से अपनी रणनीतियाँ बना सकते हैं। थोड़ा शायद ग्राउंड रिपोर्ट भी जानी पड़े आपको देखने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको करना पड़ेगा अगर आप इस तरह से न्यूज़ को प्ले करना चाह रहे हैं तो। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर, लॉरस लैब फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट मार्केट प्राइस। पॉल साहब देखिए, मैं उस दिन पढ़ रहा था पूरे हॉस्पिटल स्पेस की, मैंने ट्वीट भी किया था बाद में। वो हॉस्पिटल स्पेस में सबसे बड़े अगर किसी के पास हॉस्पिटल्स हैं तो वो है अपोलो। 72 हॉस्पिटल उनके पास हैं। देन कम्स फोर्टिस। फोर्टिस के पास शायद 41 या 42 हॉस्पिटल्स हैं, हाफ हैं शायद वो अपोलो के सामने। लेकिन रियलाइजेशन फ्रंट पर अपोलो से ज़्यादा रियलाइजेशन फोर्टिस का है। पर पेशेंट जो रियलाइज़ करते हैं ये,
वो शायद 48,000 रुपये के आसपास पर पेशेंट रियलाइज़ करते हैं और 46,000 रुपये के आसपास, और ये शायद 72,000 के आसपास पर पेशेंट रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि इनके हॉस्पिटल में रियलाइजेशन ज़्यादा बेटर है। ऑक्यूपेंसी वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 67-68% के आसपास की ऑक्यूपेंसी दोनों में है। तो दोनों में प्रॉब्लम बस एक ही है कि अपोलो के केस में और फोर्टिस के केस में अपोलो का इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, जो अपोलो के केस में नहीं है। फोर्टिस का इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, जो अपोलो के केस में नहीं है। इसीलिए फोर्टिस का शेयर छोटा है, अपोलो का शेयर बड़ा है, इसीलिए वो शेयर ज़्यादा चलता है, वो शेयर इतना परफॉर्म नहीं करता है। आप अगर प्रीमियम में खेलना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली लीडर तो अपोलो ही है, तो आपको लीडर के साथ रहना होगा। लेकिन अगर आप लीडर के बाद नेक्स्ट बेस्ट लीडर जाना चाहते हो तो फोर्टिस ही है, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। फोर्टिस में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदला है, तो सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड सुधर सकती है। और तो आप ज़्यादा बेटर है आप अपोलो फोर्टिस में ही रहें। लॉरस को आप अवॉइड करें, लॉरस ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद ईज आउट हो रहा है और बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फोर्टिस और अपोलो को आप ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और holding HDFC, AMC and Life since 1 year but no return. Should I switch to Asian Paints and Pidilite for long term? अमन अग्रवाल साहब, मतलब मेरा ये अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आपने दोनों भी लॉन्ग टर्म के लिए लिए होंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया और 1 साल में नहीं चले तो आप एशियन और पीडीलाइट में जा रहे हैं। अगर आप एशियन पीडीलाइट में जाते हैं और वो 1 साल नहीं चले तो फिर क्या करेंगे? फिर आप किसी और में जाएंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म का ही व्यू है तो बने रहिए लॉन्ग टर्म। 20 साल के लिए आप सोच रहे हैं, 10 साल के लिए सोच रहे हैं, 10 साल ही देखिए ना। 1-2 साल में क्यों अपने रणनीति में बदलाव कर रहे हैं? बेटर ये है कि अगर आप नया पैसा डालना चाह रहे हैं तो आप जरूर एशियन पेंट्स और पीडीलाइट में डालिए। इनफैक्ट पीडीलाइट में आज किसी एक बड़े जानकार ने ट्वीट भी किया था कि अच्छे दाम पे अवेलेबल है, एक अच्छे मौके दे रहा है। तो आप पीडीलाइट को देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नए पैसे से। एटलीस्ट इनको क्यों चेंज कर रहे हैं? ये तो आपकी सेविंग ऑलरेडी है ही। इनके अलावा जो नई सेविंग करना चाहते हैं वो आप एशियन पेंट्स और पीडीलाइट में ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट साइकिल कब तक चल सकता है? शुभाजीत बनर्जी साहब, रियल एस्टेट साइकिल नहीं होता, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो डिमांड पे चलती है। अब जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे हैं तब तक डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ऑब्वियसली बात है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो मकान बिल्डर होते हैं, ऑब्वियसली, जिनके मकान बिकेंगे। दूसरा बड़ा बेनिफिशियरी सीमेंट कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि सीमेंट तो लगेगा ही। सीमेंट इसमें नहीं भी लगेगा अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, तो सीमेंट तो ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है, ना केवल रियल एस्टेट के लिए, इंफ्रा के लिए भी। तीसरा फिर आते हैं आप सिरामिक्स पर। ये कच्चे घर जो बनते हैं उसमें भी सिरामिक का इस्तेमाल होता है, तो प्री फैब वाले जो घर होते हैं और टॉयलेट्स एंड ऑल होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन तीनों की थीम अलग अलग है। वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर चलते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में चलते हैं, वो रूरल डेवलपमेंट में चलता है। तो आप इन तीनों में से किस में जाना चाह रहे हैं वो आपकी कॉल है। तीनों के लिए अच्छी कंपनियों में रियल एस्टेट में आप जा सकते हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। सीमेंट में अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, और सैनिटरी में तो ऑब्वियसली बात है सेरा सैनिटरी, कजारिया सिरामिक्स, इन दोनों को आप भूल नहीं सकते, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और डी मार्ट, नागौरी साहब, डी मार्ट है कि इसमें कंपनी तो ऑब्वियसली बात है, स्टोर इतने नहीं है, 230 के आसपास स्टोर है इनके शायद पूरे इंडिया में, और रियलाइजेशन भी पर स्टोर जो है वो इतना दमदार नहीं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर F&O में नहीं है, इक्विटी नहीं है मार्केट में सेल बिकने के लिए, तो आप बेचोगे क्या? तो बेटर यही है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहें, अगर आपके पास नहीं है तो नीचे का वेट करें, वहाँ आए तो आप खरीदारी करें, और सेल करने की ना ही सोचें जब तक F&O में नहीं आता, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ये कंपनी बियॉन्ड फंडामेंटल चलता है, तो है तो बहुत महंगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है शेयर ही नहीं बाजार में तो बिकेंगे कैसे? तो इसलिए बेच नहीं सकते कोई से। आप हैं आपके पास तो आप बने रहिए, नहीं है तो आप नीचे का वेट करें। ओके, लाइका लैब न्यू बाइंग करना है तो कौन से लेवल पर बाय करूं? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के केस में अल्पेश साहब, मतलब ये कंपनी की पुरानी हिस्ट्री देखिएगा, जब ये ग्रीमैक इंफ्रा होता था 2007-8 की बात है शायद ये, तब से तो सिचुएशन बहुत ही बदल गई है। मतलब उस समय भी ये बहुत सही कंपनी में नहीं चुना जाता था। आप एक बार इसके बारे में दोबारा पढ़ लें, उसके बाद रणनीति रखें। और रही बात आपकी दूसरे स्टॉक को लेकर, जो आपने लिया है, शायद नाम भूल गया मैं उसका, लाइका लैब। लाइका लैब के केस में सर वो प्रमोटर की खरीदारी खबर है, शायद लाइका में है, नहीं लिंकन में, लिंकन फार्मा में आई थिंक। लाइका लैब के केस में सर बेटर है, बहुत अच्छे अच्छे फार्मा स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो मौजूदा सर ठीक है, जो रिसेंट मूव आया है उसको दरकिनार करके आप ऐड कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप ध्यान रखिएगा कि ये मिड टर्म मूव के लिए रखिएगा, इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप मत ज़्यादा ये रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की स्टोरी के हिसाब से कुछ अलग ही कहानी है इसमें।
लेकिन आप बेटर ये कि मिड टर्म के लिए आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। टाटा कम्युनिकेशन, इलियास साहब आज ही रिहाई के आसपास बंद हुआ। कुछ हाउसेज में मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि इसमें फंड सेलिंग थी जो आज जाके ईज आउट हुई है, जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसके बाद अब आप आराम से बने रह सकते हैं। टारगेट पुराने ही हैं जो पहले मैंने बात की, जिन पर 2200 2000 और बढ़ रखेंगे तो और बढ़ा, लेकिन कंपनी ठीक है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और है आपके पास या आप खरीदना चाहते हैं तो आप इन लेवल से भी खरीद सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इतनी तेज़ सवाल आ रहे हैं। आदेश कुमार साहब का सवाल है मैक्स हेल्थ केयर। आदेश साहब, मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, अभी दिवाली के आसपास, तब उनके नंबर्स आए थे। तब दिल्ली एनसीआर में ये सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन चलाते हैं, इनके मेजर वहीं पर ही हैं, 20 के आसपास शायद यूनिट है इनके पास वहाँ पर। और रियलाइजेशन अच्छा है इनके कारोबार में। जो टीपीए का कारोबार है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाला कारोबार जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप करके गया है। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स में इनका ऑन्कोलॉजी, सर्जरी, ब्रेन, ये कारोबार बढ़िया करके गया है। मैनेजमेंट मानता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ आगे भी रहेगा। और जैसे सब कोविड के केसेस कम हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए, वैसे वैसे इनके नॉन कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं और नॉन कोविड पेशेंट ज़्यादा मार्जिन वाले होते हैं। और जैसे अगर ये टूर्स एंड ट्रेवल्स खुलता है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को वापस कंसिडर करने की बातचीत हो रही है, जैसे ये खुलेगा वैसे ही टूरिज़्म खुल जाता है। वो इलाज के लिए जो लोग बाहर से आते हैं उसको क्या मेडिकल टूरिज़्म खुल जाता है। वो मेडिकल टूरिज़्म में दिल्ली एनसीआर सबसे बड़ी मार्केट है और वहीं पर ही इनके सारे हॉस्पिटल और इनके मेजर क्लाइंट भी वहीं हैं मेडिकल टूरिज़्म वाले। तो इनके लिए वो हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो आप अभी तो बने रहिए और जैसे जैसे एयरपोर्ट खुलते हैं या सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, ये इनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो मेडिकल टूरिज़्म से आने वाले लोग मैक्स को बहुत प्रेफर करते हैं, तो इस लिहाज से आप इसको देखिएगा। 2 क्वार्टर के नंबर में वो रिफ्लेक्ट होगा अगर मेडिकल टूरिज़्म खुल जाता है तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी रणनीति आप बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नायका, शिवम मिश्रा साहब, नायका के केस में तो आपको टाइम देना होगा। 2 कंपनी तो सही है, कारोबार तो एटलीस्ट ठीक है, लिस्टिंग थोड़ी प्रीमियम पर है तो नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपके पास हैं तो आप थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, नीचे मिले तो आप ऐड करिएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉफिट एटलीस्ट ले लीजिए, क्योंकि एक तरफा तेज़ी दिखाइए, कहीं तो ईज़ आउट होगा। वो ईज़ आउट हो उससे पहले आप थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाएँ। बाकी आप पोजीशन में बने रहें, जो अभी कॉस्ट है या कुछ अलॉटेड शेयर होंगे, नहीं आपने खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे खरीद लीजिए, वो ज़्यादा एडवाइजेबल है। अभी नहीं, डिमांड ठीक है, आईपीओ का पैसा भी है, नए आउटलेट्स भी खुलेंगे, रेवेन्यू भी ठीक होंगे, लेकिन आगे की रणनीति बहुत कुछ डिपेंड करती है विज़न के ऊपर, मैनेजमेंट की कॉल के ऊपर। तो कुछ नंबर्स तो देखने ही पड़ेंगे ना। पहले क्वार्टर के नंबर में आईपीओ के डीआरएसपी पे शेयर जितना चल सकता था उतना हम देख चुके हैं इसको। आगे अब देखते हैं कैसे क्या रणनीति बनाते हैं हम। ओके, देव साहब, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लीडर है अपने अपने स्पेस के। वो देश की नंबर 1 कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और वो देश का नंबर 1 बैंक है निजी क्षेत्र में। तो दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, मौजूदा स्तरों पे ऐड करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ से थोड़ा और नीचे जाए तो और, थोड़ा और नीचे आए तो और, थोड़ा और नीचे आए तो और। एसआईपी वे में इसमें ऐड करिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हें ऐड करिए। पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, इनको कोई 1-2 दिन के लिए नहीं रखा जाता। ये आपको एक्चुअल वैल्यू तभी निकाल के देंगे जब आप इन्हें कई सालों दशकों के लिए रखेंगे। तो उस हिसाब से आप इन्हें सोचिए और 1-2 दिन के मूव के हिसाब से, 1-2 दिन के लेवल्स के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल नहीं ले सकते। तो उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पर कॉल लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। केपीआईटी और मास्टेक में सर ज़्यादा बेटर मास्टेक माफी केपीआईटी दिख रहा है, तो आप केपीआईटी को इन दोनों में से एटलीस्ट आप इसे देख सकते हैं। वरना जो ये लेटेंट व्यू है, ये भी कंपनी ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड की तरह मूव दे सकती है ये भी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ एंटर कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं एक तरफा चाल होगी, 2-3 सर्किट लगाएगा फिर नीचे फिर सर्किट लगाएगा, तो इस तरह की चाल आ सकती है। लेकिन ये कंपनी में है पोटेंशियल चलने का। ओके, बेयर, गुप्ता साहब, बेयर मतलब पहली बार शायद इस कार्यक्रम में इसका सवाल आया है। कंपनी बहुत अच्छी है ये, मतलब ये अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो हिटलर के टाइम की कंपनी है और बहुत पुरानी जर्मन जाइंट है। इनफैक्ट जर्मनी में इनके बहुत बड़े लैंड पार्सल्स भी हैं। अच्छी कंपनी है, आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए और अपने पोर्टफोलियो में बना के इसे रख सकते हैं। मेजरली एग्रोकेमिकल स्पेस में वर्ल्ड वाइड कुछ भी होगा तो उसमें बेयर का नाम ज़रूर होगा और बढ़िया कंपनी है। इतने टाइम से अपने आप को होल्ड कर ही रहे हैं, इतने डिस्टर्बेंसेस के बावजूद भी। वर्ल्ड वॉर्स देख लिए इसने। आप बने रहिए, अच्छा डिविडेंड पे ऑफ है, ठीक ठाक कंपनी है, बने रहिए, कोई इशू नहीं इसमें। ओके, आईटीसी पे आशुतोष साहब, पेशेंस वाला खेल है यहाँ, तो अगर आप समय दे सकते हैं तो आप बने रहिए, वरना नहीं। न्यूज़ फ्लो काफ़ी है, आज वो आया था स्प्रे लॉन्च करेंगे नेसल स्प्रे, इसके चलते शेयर चला भी था,
लेकिन वो न्यूज़ फ्लोज को ही ये प्ले कर रहा है। लंबी अवधि के लिए पेशेंस है तो बने रही है। 4-4.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है अभी, वो भी मिलेगा ही, और टाइम देंगे तो पैसा ही बन सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हैवी वेट है, इक्विटी साइज़ बड़ा है, चलने में टाइम लगाएगा, स्लो चलेगा, सेक्टर भी स्लो है, तो थोड़ा बेटर है कि आप समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कल फिर शुक्रवार के दिन, आप हमारे साथ जुड़िएगा इसी समय पर, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार।